नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। कांग्रेस का 84वां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। गुजरात में 64 साल बाद पार्टी यह कार्यक्रम रखने में कामयाब हुई। इससे पहले 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। 2 दिनी अधिवेशन में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित देश के तमाम दिग्गज करीब 80 कांग्रेस के नेता अहमदाबाद पहुंचे, तो वहीं पूरे देश भर से करीब 1700 से ज़्यादा कांग्रेस के जिम्मेदारों ने इस महाअधिवेशन में शिरकत की। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो कमलनाथ सहित करीब 70 नेताओं ने इस अधिवेशन में हिस्सेदारी निभाई। इस अधिवेशन में शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस संगठन को जमीन पर मजबूती देने पर जोर दिया, तो वहीं भाजपा और आरएसएस पर निशाना भी साधा। इस अधिवेशन को लेकर भाजपा नेताओं के भी पलटवार सामने आए। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के युवराज हैं और देश में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सीधे भाजपा को निशाने पर लिया तो आरएसएस पर भी हमला बोला। उन्होंने आरएसएस को संविधान फाड़ने की बात कही कि आरएसएस के लोगों ने संविधान फाड़ा था, तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि देश में कम्युनिटी को बांटने का या कम्युनिटी को टारगेट करने का काम हो रहा है। राहुल गांधी ने और भी कई बातें कहीं। जिलाध्यक्षों को देखिए मजबूती देने की बात भी उन्होंने इस अधिवेशन के मंच से कही। सबसे अहम बात यह है कि महापुरुष जो कांग्रेस जिन्हें अपना बताती थी, उन महापुरुषों में अब जब भाजपा उनके लिए कार्यक्रम आयोजित करने लगी, जब भाजपा उनके नाम से बहुत सारे इवेंट कर रही है, तब कांग्रेस के नेता इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी साफ लहजे में कहा कि चाहे नेहरू की बात हो, गांधी की बात हो, सरदार पटेल की बात हो, बाबा साहब अंबेडकर की बात हो, सभी जो महापुरुष हैं उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, यानी कि उनको भाजपा अपना बताने लगी है, जबकि कांग्रेस की मूल विरासत है। उन्होंने कहा कि बापू की छड़ी, टोपी ये सब ले सकते हैं, लेकिन आदर्श नहीं ले सकते। उनकी विचारधारा कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में निहित है। उनकी विचारधारा जो है वो सर्वधर्म समभाव की है, तो ये विचारधारा नहीं छीनी जा सकती है। तमाम सारी बातें हुई इस अधिवेशन में, कई प्रस्ताव पारित हुए। ईवीएम पर बहुत सवाल खड़े किए गए। ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही गई। तो संविधान पर बीजेपी हमलावर है या बीजेपी संविधान को दुरुपयोग कर रही, संविधान को बांट रही है, संविधान में संशोधन कर रही है, वक्फ बिल पर, तमाम सारे मुद्दों को लेकर इस अधिवेशन में चर्चा हुई। बाकी यदि और हम आगे जाएं तो इस अधिवेशन में देखिए जो तमाम सारे नेता है, इमरान प्रतापगढ़ी ने तो एक शेर से ही इस अधिवेशन में अपने संबोधन की शुरुआत की कि गोडसे के दौर में हम गांधी के साथ हैं। तो ये एक देखिए बड़ा हमला है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर। तो कांग्रेस का गुजरात में इस महाधिवेशन के पीछे की यदि रणनीति पर हम बात करें तो देखिए गुजरात फतेह करने का प्लान, कैसे गुजरात में अपनी ज़मीनी जड़ें मजबूत करे कांग्रेस, कैसे गुजरात में कमबैक की स्थिति में आए कांग्रेस की, कांग्रेस लंबे अरसे से एक जीत की, एक अदद सरकार बनाने की राह जो देख रही है, वो कैसे सफल हो, तो इस पर भी बात हो। तमाम सारे जगहों पर कांग्रेस का पतन क्यों हो रहा। कम्युनिटी की यदि हम बात करें तो देखिए राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि कम्युनिटी टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम ओबीसी की बात करते हैं, हम दलित की बात करते हैं, हम यदि मुस्लिम की बात करते हैं, हम ईसाई की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाती है। लेकिन राहुल गांधी ने फिर भी अपने नेताओं को हिदायत दी कि अपने स्टैंड पर रहना है, स्टैंड से भटकना नहीं है, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम सबके साथ की बात करते हैं, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। ओवरऑल इस अधिवेशन में ये सब चीज़ें देखने को मिली।
तो अब आगे आगे और क्या होता है। हालांकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के नेता हैं उन्होंने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कभी महापुरुषों का सम्मान नहीं किया, महापुरुषों के साथ छल किया। अब कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो, चाहे बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल के किस्से हों, किस्से भी सुनाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ संस्मरण भी सुनाए इन महापुरुषों के। तो ये एक पूरी 2 दिनी जो अधिवेशन हुआ, महाधिवेशन कांग्रेस का, इसका लब्बो लुआब हमने आपको बताया और इस पर अब हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आगे आगे अपन देखते हैं कि इस पूरी स्थिति में यदि हम बात करें तो सबसे अहम बात यही है कि इन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ आगे की रणनीति अब कांग्रेस बना रही है, ज़मीन पर कैसे उतरेगी, धरातल पर कैसे मजबूती मिलेगी, क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम सीधे अपने गेस्टों के पास चलते हैं, चर्चा शुरू करते हैं और एक रिपोर्ट हम आपको ज़रूर बीच में दिखाएंगे, लेकिन पहले गेस्टों से एक एक सवाल ले लेते हैं। वाणी अहलूवालिया जी, कांग्रेस का एक बृहद सम्मेलन हुआ है और इस पर प्रतिक्रिया आपकी लेंगे, लेकिन बाकी के 2 गेस्टों का भी हम परिचय कराते हैं। हिमानी सिंह जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जौहरी। पहले स्वागत, फिर वाणी जी पहला कमेंट आपका इस अधिवेशन पर। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो साथीगण हैं सबको प्रणाम करती हूँ इस डिबेट में। देखिए, कांग्रेस अपनी विचारधारा पर पुनः विचार कर रही है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी में एक चीज तो बहुत स्पष्ट और साफ हो गई है कि जिस नीति रीति के आधार पर, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर इन्होंने जिनके कंधे पर बंदूक रख के राजनीतिक सफर अपना तय किया और सत्ता हासिल की थी, समाज और जनता ये समझ चुकी है कि कांग्रेस का विकल्प क्या है, कांग्रेस में राजनीतिक विकास के मुद्दे क्या हैं। जनता ये भी समझ गई है कि जो गुटों में और खेमों में बटी हुई कांग्रेस है, उसके आगे और भविष्य के लिए क्या रणनीति होगी, क्योंकि जो कमान, जो एक विचारधारा केवल एक परिवार तक सीमित रहती है, वो भी गलत उद्देश्यों से भरा हुआ परिवार, गलत विचारधारा से भरा हुआ परिवार, वो परिवार जिसने अपना समर्पण देश के लिए नहीं परंतु देश विरोधी संस्थाओं को दिया हो। तो जब जनता इन सब मुद्दों से वाकिफ हो गई है तो कांग्रेस में भी अब खलबली मची है। तो ये खलबली के नाते अब वो युग पुरुषों को अपने संकट के समय में याद कर रहे हैं, उन युग पुरुषों को जिनका इन्होंने अनादर किया, जिनको एक किनारे दरकिनार कर दिया था। और इसी आधार पर ये अब नए नए विकल्प लेके आ रही है। तो हमने कई विकल्प देखे हैं, कई प्रयोग देखे हैं और ये प्रयोगों का नतीजा है कि कांग्रेस और जनता के बीच में दूरी बढ़ती जाती है। चल हिमानी सिंह जी, ये जो अधिवेशन है राष्ट्रीय स्तर पर सभी नेताओं ने इसमें भागीदारी की, क्या लगता है आपको ये एक बूस्टर डोज साबित होने वाला है कांग्रेस के भविष्य के लिए? सर, ऐसी आपको शायद जानकारी में होगा, ये 84वां अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है। 84 ये भारतवर्ष की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से हमें आजादी दिलाने के बाद अब देश में लोकतंत्र की स्थापना की और सत्ता में आई। तो वो कोई अंग्रेजों के जासूसों की या उनको सपोर्ट करने वाले लोगों की पार्टी नहीं है जो किसी भी तरीके से सत्ता में आने के बाद वो सिर्फ ये देख रही है। अगर मेन बात ये है कि हमारे पास, जैसे बानी जी ने बोला, महापुरुष हैं, क्योंकि हमारे पास, हमारी पार्टी में हमारे पूर्वज जो हैं वो ऐसे महान काम कर गए हैं, तो हमारे पास तो याद करने के लिए लोग हैं। हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि माफी मांगने जैसा या पेंशन प्राप्त करने अंग्रेजों से जैसा, या फिर हम पर जासूसी के ऐसे इल्जाम नहीं लगे। तो इसलिए हमारे पास अपना इतिहास है जिसे हम याद कर सकते हैं हर अधिवेशन में। तो ये पहला या दूसरा नहीं है। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी को चौथी पांचवी बार अभी मतलब नए नए लोग सत्ता में आए हैं, तो अगर जो सत्ता की जवाबदारी दी है तो अभी विपक्ष की भूमिका में रहना इन्हें अभी भी वही याद रहता है जो हमेशा इन्होंने विपक्ष की भूमिका में रहने का काम किया है। तो अब सत्ता में आए हैं तो याद करें कि किसी राजनीतिक पार्टी के इंटरनल अधिवेशन से ज्यादा इनको ध्यान देने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टर की नियुक्ति हो रही है आपकी सरकार में, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लाइसेंस मिल रहे हैं,
टैक्स में आपने बोला कि आपने बिल नहीं बढ़ाएंगे, आप बिल्कुल किसी भी चीज का टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। आपने बजट में बोला बिजली का बिल बढ़ गया, टोल टैक्स बढ़ गया। सौरभ शर्मा जैसे लोगों को आपने जमानत दे दी, जिनके पकड़े जाने के बाद जनता को एक उम्मीद जागी थी कि जो सोने के कबूतर हैं उनको पकड़ के नहीं, ये आरोप तो ये तो ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा आप ये ठीक नहीं है सर, ये ठीक नहीं है। दुर्भाग्य यही है कि ये सब ठीक नहीं है। सिलेंडर के दाम बढ़ गए। नहीं, आपके आरोप की लिस्ट ठीक है, मेरे कहने का आशा है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आप अधिवेशन के बारे में थोड़ा बताएंगी। आप कह रही 84वां अधिवेशन, तो इसमें क्या कुछ बदलाव, अब कांग्रेस पार्टी में कुछ बदलाव दिखेंगे या 84वां हो गया तो जैसे 83 हुए वैसा 84वां हो गया? नहीं सर, 83 और 84 ये जो है, अगर जैसे बीजेपी के जो प्रवक्ता होते हैं वो हर चीज को चुनाव के नजरिए से देखते हैं। जब कोई पार्टी इतनी साल पुरानी होती है, उसका 84वां अधिवेशन होता है, तो उसको ऐसा कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। संगठन में मजबूती एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहनी चाहिए और आगे भी चलती रहेगी। पहले भी चल रही थी, जिसके आधार पर हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, वैसी ही अभी भी चलती रहेगी, क्योंकि अभी भी लड़ाई कुछ उसी तरह की है जैसी 1947 से पहले थी। तो आप मेरी बात का जो मैं गहरे शब्दों में कह गई हूँ उसका अर्थ समझिएगा कि लड़ाई अभी भी वैसी ही है। तो बस उसकी रणनीति बनाने के लिए अधिवेशन है। और बाकी मैंने बताया आपको कि हमारे पास इतिहास है तो हम याद करेंगे, हमारे पास महापुरुष हैं, हमारे पूर्वज, तो हम उन्हें राहुल गांधी जी इस अधिवेशन में बोले हैं कि जिलाध्यक्षों को मजबूत बनाएंगे, एक बात। दूसरा, उन्होंने आरएसएस और भाजपा पर सीधा निशाना साधा। खड़गे जी बोल रहे हैं कि महापुरुषों पर अतिक्रमण कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल, मैंने आपको बोला कि संगठन को विस्तार करना और मजबूती देना एक सतत प्रक्रिया है। तो जिलाध्यक्षों को, जैसा कि बोल रही हैं कि हम परिवर्तन करने चले वाणी जी, तो ये जिलाध्यक्षों को मजबूती देना कोई परिवर्तन का काम नहीं है, संगठन में मजबूती का काम है। और आप तो प्रदेश का और देश का दुर्भाग्य है कि आप लोग इसी में लगे रहते हैं हर समय। आपको जो देश में सत्ता में आने के बाद जो जवाबदारी सौंपी गई है उन कामों की तरफ आप लोगों का ध्यान ही नहीं है। तो संगठन को मजबूत करना तो एक सतत प्रक्रिया है, हम चला रहे हैं। दूसरे, बीजेपी और आरएसएस पर मैंने भी निशाना साधा और वो निशाना साधने लायक हैं तो उनके ऊपर निशाना साधा जाएगा। और रही तीसरी चीज आपने ये बोली कि हम लोग जो महापुरुषों को वो करने की, तो पूरी तरह से कोई अपना मुखौटा छुपा नहीं सकता कितना भी कर लें। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, अपना बोलकर उनके बारे में भ्रम फैलाकर और इतिहास बदलने की कोशिश करके, लेकिन जैसे उनके नाम का स्टेडियम का नाम बदला तो मुखौटा सामने आ गया। अभी बाबा साहब के बारे में अमित शाह जी ने जो सदन में अपना मुखौटा उतारा, उससे पूरी जनता के सामने आ गया। तो जो झूठ का चेहरा है वो ज्यादा दिन तो चल नहीं सकता ना। ठीक, चलिए। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, इस पूरे अधिवेशन पर, ये 2 दिनी अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन पर क्या कुछ आपकी टिप्पणी रहेगी? कांग्रेस का वास्तव में बूस्टर डोज साबित होगा, ये कुछ परिवर्तन दिखेगा? बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, ईवीएम से चुनाव ना कराने पर बात हुई, तो राहुल गांधी ने साफ कहा कि संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और संविधान में संशोधन इस बात का परिचायक है कि धर्म या कम्युनिटी में बांटने का प्रयास हो रहा है देश को। पहली बात तो ये है कि जो ये सम्मेलन हुआ है, निश्चित ही इतना बड़े लेवल पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो कुछ तो फायदा होगा पार्टी को, कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव पार्टी के लिए रहेगा। दूसरी बात, आपने संशोधन की कही, तो संशोधन ये पहला संशोधन नहीं है। ये मतलब आप सोचिए कि संविधान बनने के कुछ दिनों में ही पहला संशोधन हो गया था और तब तक 100 से अधिक काफी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो संशोधन करना एक विधायिका का अपना अधिकार है अपने देश में, संविधान की व्यवस्था है वो, तो कोई अपनी मर्जी से कोई संशोधन नहीं कर सकता है। और संशोधन देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो चीजें जरूरी होगी, क्योंकि देखिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी यही कहा कि संविधान अभी बन गया है, लेकिन जैसे जैसे जरूरत होगी उसमें हमको चेंज करना होगा। तो जो जरूरत जिसको भी लगेगी, जब जिस पार्टी को सत्ता में रही और उनको लगा कि इसमें ये चेंज करने चाहिए, तो लगातार संशोधन तो होते ही हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात अपन इस सम्मेलन की करें कि 64 साल बाद कांग्रेस ने अहमदाबाद में कोई सम्मेलन किया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। 64 ईयर्स के बाद ये हुआ है। उस जगह पर जो गांधी की है, जो पटेल की है,
और वर्तमान में मोदी की है। तो आज देखिए 2014 से भाजपा आई है, तो ये तो 11 साल जो ये हो गए ये तो ठीक ही है, लेकिन उससे पहले भी 53 इयर्स आपने वहां पर नहीं किया सम्मेलन, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्योंकि देखिए गुजरात से दो बहुत बड़ी शख्सियत निकली थी कांग्रेस की, और जो आज भी जिनको याद किया जाता है, और जैसा सही है उनका कहना कांग्रेस का कि भाजपा ने उनको हाईजैक कर लिया है। अब एक बात और थी कि हमको वो भी समझना पड़ेगा कि कैसे कांग्रेस का जो मजबूत गढ़ था गुजरात में वो कैसे तोड़ा गया था। तो हम सबको मालूम है कि वहां पर एक अब्दुल लतीफ नाम का एक ऐसा गैंगस्टर था जिसके नाम से पूरा अहमदाबाद और पूरा गुजरात तर रहा था। तो और उससे नेता भी डरते थे। तो केशुभाई पटेल ने बस एक भाषण में इतना बोल दिया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इसको जेल में डाल देंगे। उसी के वजह से वो आज भाजपा जो है वहां पर जीत पाई और लगातार मजबूत होती चली गई। फिर उन्होंने जो बोला था केशुभाई पटेल ने वो किया भी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इस सम्मेलन को लेकर बहन जी एक जो अपन किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहे, ना किसी पार्टी का विरोध है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है आज, जिसमें एक कुर्सी है और एक सोफा है। सोफे पे सोनिया जी बैठी हैं और कुर्सी पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं उनके। तो इसको बहुत जम के ट्रेंड किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर लोग ट्रेंड कर रहे हैं। कोई कह रहा है दलित अध्यक्ष है इसलिए, कोई कह रहा है पार्टी फैमिली रिमेन्स एट द फर्स्ट प्लेस, ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस कभी नहीं बदलेगी, परिवार सबसे पहले रहेगा, बाकी सब बाद में रहेंगे। और ये फोटो अपने आप को दिखा रहा है। तीसरी एक छोटी सी बात बता रही थी, इमरान प्रतापगढ़ी को इतना एम्फेसिस कांग्रेस दे रही है, उसका नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। ये वही इमरान प्रतापगढ़ी है जिसने अतीक अहमद जैसा गैंगस्टर, जिसने सैकड़ों लोगों को मारा, सैकड़ों कितनी पता नहीं कितनी महिलाओं को विधवा बनाया, कितने बच्चे अनाथ किए, और उसके मरने के बाद वो शेर पड़ रहा है कि अब कोई अतीक अहमद नहीं होगा। तो मुद्दा ये है उस अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ऐसे लोगों से कांग्रेस को बचना चाहिए। आप इतना बड़ा सम्मेलन करा रहे हो जिसका इतना बड़ा आपका एम है, और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे एक आदमी को जो कि इतना फैनेटिक है, जो इतना ज्यादा जिसे कहना चाहिए कम्युनल टाइप का आदमी है, उसके आपने वो करा रहे हो, उसका शेयर से शुरुआत करा रहे हो कन्वेंशन की। तो ये अपने आप में एक नुकसान होगा। तीसरी एक आखिरी बात आपको बोलनी थी कि जो जितने लोगों ने वक्फ बिल के अगेंस्ट अपना चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनके क्षेत्रों में सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंडिंग हो रही है। अब वो भले बीजेपी की IT सेल करा रही है या क्या हो रहा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग ये हो रही है कि देखो आपने वोट इसलिए दिया था क्या। तो ये सब लेकिन इस बात को उसने अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं किया गया। इसमें राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अभी भी वही पुरानी बातों पर अड़े रहना है, ऐसा नहीं है। समय की जरूरत जैसी पड़ेगी वैसा काम करना चाहिए। पुरानी बातों में कुछ चेंज करना हो तो करना चाहिए, क्योंकि पार्टी को मजबूत करना नहीं। चेंज के साथ साथ अब एक बात का तो दावा किया गया है कि गुजरात कांग्रेस फतह करेगी अगले चुनाव में, इस बात पर जोर दिया गया। और गुजरात में अधिवेशन करने का एक ये सबसे बड़ा एक मुद्दा साबित होगा, ये कहना है कांग्रेस के नेताओं को। फिलहाल बाणी अहलूवालिया जी, हिमानी जी कह रही हैं कि आप इधर उधर की बात करने लगते हैं, अधिवेशन पर कंसंट्रेट करते हैं। भाई हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन उसके बाद भी आपके नेताओं के बयान लगातार आते रहते हैं। आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हैं कि जो सरकार में घट रहे हैं घटनाक्रम, उन पर भी ध्यान दीजिए। मैं हिमानी जी को 2-3 प्रश्न पूछना चाहूंगी। पहली बात तो गुजरात की धरा पर ये जो अधिवेशन हो रहा है, तो ये अभी तो इनके बहुत प्यार उमड़ रहा है कुछ युग पुरुषों के लिए जिनका इन्होंने खूब पूरे जोर शोर से अपमान किया था। मैंने कहा ना यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है। तो ये जो नकली गांधी परिवार है, ये कितनी बार सरदार पटेल के स्मारक पर गया है, वहां पर गया है क्या? दूसरी चीज, ये जो दिन में सपने देख रहे हैं, जो सपनों की बात कर रहे हैं कि ये गुजरात की धरा पर परिवर्तन लाएंगे, अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, सब झूठ फरेब है। कांग्रेस तब भी झूठ बोलती थी, आज भी झूठ बोल रही है। तब भी ये भ्रम फैलाने की कोशिश करती थी, अब भी करती है। पर सत्य तो ये है कि इनके दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह तब भी ईवीएम के सपने देखते थे, आज भी उनको ईवीएम के भयानक सपने आते हैं, और उसी के ऊपर ये राजनीति करने के लिए, मतलब सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हैं। पर मैं आपको कुछ मुद्दों पर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ जो इतिहास गढ़ चुके हैं, जिनका विकल्प भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लिया मोदी जी के नेतृत्व में।
आर्टिकल 370, क्या कांग्रेस ने उस पर कुछ काम किया था? बिल्कुल नहीं। वक्फ बोर्ड जो आप परसों देख चुके हैं उसका परिणाम, जो अब सरकार ने इतना बड़ा विकल्प लिया कांग्रेस की 2013 के राहुल गांधी कह रहे हैं ये एंटी रिलीजन बिल है। ये एंटी रिलीजन बिल कैसे हो सकता है? क्योंकि इन्होंने तुष्टीकरण का एक ऐसा हथियार बनाया था इसको कि मुसलमान वर्ग में भी कुछ वंचित वर्ग थे। क्यों पसनिंदा, बोहरा, खानी इसमें इंक्लूडेड नहीं थे? क्यों ऐसे वर्ग को वंचित रखा गया जिसको सबसे ज्यादा जरूरत थी? धर्म के नाम पर इन्होंने तुष्टीकरण का ये हैंड टूल बनाया था, जिसमें इन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों को इसके पूरी पावर दे दी। पूरी जमीन हड़पने की ये पावर थी। हड़पने वाली राजनीति और लाशों की राजनीति पर ही तो कांग्रेस काम करती आई है, परंतु अब जनता समझदार हो गई है, जनता ने परख लिया है और ऐसे कई विकल्प हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं का तो यहाँ तक कहना है वाणी जी कि नेहरू जी ने भारत बनाया, मोदी जी मिटाना चाहते हैं। अगर भारत और नेहरू जी ने बनाया था और मोदी जी बिताना चाहते हैं तो ऐसा क्यों है कि भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज एक इज्जत के तौर पर लिया जाता है, एक बड़े विकल्प और बड़े पावर के तौर पर लिया जाता है, जहां हम एक छोटी सी अर्थव्यवस्था थे, एक यूरोप के किसी छोटे से शहर के बराबर के, आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हम युद्ध जो 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों में बाहर हो रहे हैं, हम उसको रोकने के लिए हम मोदी जी और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री को बुलाया जाता है विकल्प देने के लिए और वहां समझौता कराने के लिए। ऐसे क्यों है कि हम निर्माण में, हम हमारे औद्योगिकरण में हम इतनी तेजी से आगे दौड़ रहे हैं? कोविड में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद की है, उसके बाद भी कितने सारे उदाहरण हैं। कहीं अर्थक्वेक हुए, कहीं बाढ़ आए, कहीं कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय महापुरुषों को तो आप लोगों ने हाईजैक कर लिया है। कांग्रेस के महापुरुषों को आप लोगों ने हाईजैक कर लिया है, चाहे सरदार पटेल की बात हो, बाबा साहब की बात हो, महात्मा गांधी की बात हो। कांग्रेस, देखिए, महात्मा गांधी की तुलना आप ना करें इस नकली परिवार से, इस नकली गांधी परिवार से, क्योंकि नाम का सिमिलैरिटी होने से कोई जरूरी नहीं है कि इस परिवार ने उनकी विचारधारा के ऊपर काम किया हो। कांग्रेस ने हर उस शख्स का, हर उस युग पुरुष का अनादर किया है जिसका कांग्रेस के परिवार ये श्रेष्ठ परिवार को डर था कि ये इनके लिए कंपटीशन है। कांग्रेस ने हर उस विकल्प का विरोध किया है जो देश हित में था। कांग्रेस ने तो ऐसा कोई मंजर नहीं छोड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में जाकर भी भारत की छवि को ध्रुवित करने की कोशिश की है। तो ये जो भी कहें और करें, ये अगर अब ये कह रहे हैं कि ये अपने अध्यक्षों को बहुत सुपर पावर्स देने वाले हैं, आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। एक उत्तर मेरे को देने के लिए ये सक्षम है कि क्या इनके अध्यक्ष गांधी परिवार से भी बड़े निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि वहां भी इन्हें चाटुकारिता की पॉलिटिक्स के अधीन ही अपने निर्णय जो ऊपर से मिलते हैं स्वीकारने पड़ेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश साक्षी है कि गुटों में और जो खेमों में बटी हुई कांग्रेस है अपने आप को समेट नहीं पा रही। हेमानी जी, देखिए मुद्दा वहीं आ गया कि गुटों में, खेमों में बटी कांग्रेस आरोप लगा रही है। वाणी जी, कैसे सुधरेगी? क्या जिलाध्यक्ष की मजबूती के साथ ये गुट और खेमे भी खत्म हो जाएंगे? ये आरोप है उनका। और महापुरुषों की बात है तो आपने सुनी लिया वो क्या कह रही हैं। अरे सर, उनकी बातों पे कहाँ गौर करें। अब मैंने भी तो कुछ सवाल पूछे थे, अब खुद को महिमा मंडन करना कि मेरे सवालों का जवाब दो, आप आदर्श स्थापित करती। मैंने आपसे 7 जो अभी रिसेंट के, आप कहीं पूर्व में मत जाइए, सिर्फ अप्रैल महीने के जो बड़े नहीं हमने पूछ लिया, वो आपके हवाले से हमने भी पूछ लिया, हालांकि उन्होंने तो जवाब तो नहीं दिया, मिला ना। तो आप क्या कहेंगी? अब क्या कहेंगी आप? तो मैं बता रही हूँ कि वो अभी भी विपक्ष की भूमिका भूल ही नहीं पा रहे हैं। वो सवाल पूछने के उसमें है, आप सत्ता पक्ष में हैं तो जवाब देना होगा आपको, और आप सवाल ही पूछे जाएंगे तो अभी याद ही नहीं आया उनको कि वो लोग सत्ता पक्ष में आ गए, विपक्ष भूल गए हैं। वो कह रही है गुजरात जीतना सपने देखने जैसा है आप लोगों के लिए। गुजरात के सपने छोड़ दीजिए, गुजरात में कभी नहीं जीत पाएंगे। ये तो क्या कहते हैं सर कि ये जो रावण को भी अहंकार हो गया था। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब इनके 2 सांसद थे
तो सपने तो तब भी इन्होंने देखे थे, और सपनों का ऐसा कुछ नहीं होता। 2 सांसद तो की स्थिति तक तो कांग्रेस नहीं है ना। मैं एक तो जौहरी जी के सवाल का जवाब दूंगी कि आपने वो वीडियो अगर पूरा देखा हो तो अंबिका सोनी जी को अपने हाथ से पकड़कर खुद उस जो तख्त जिसकी आप बात कर रहे हैं उस पर खड़गे जी ने उठाया और कमर को अपनी आराम देने के लिए कुर्सी मंगवाकर उस पर बैठे। और अंबिका सोनी जी को ये गांधी परिवार ने नहीं किया था। तो बीजेपी हमेशा अपने इस आईटी सेल के जाल में ही जनता को गुमराह करने का काम करती है। और आज ऐसा होता है कि पहले होता था कि कोई कार्यक्रम खत्म नहीं होता था, बीजेपी आईटी सेल का एडिटेड वीडियो आ जाता था, लेकिन अब कांग्रेस का आईटी सेल भी उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। आप झूठ फैलाइए, हम उसको अपने सच से बेनकाब करेंगे, बिल्कुल बेनकाब करेंगे। और जो ये बिल्कुल हमने जो ये बोल रही थी अभी वाणी जी कि लोगों की मृत्यु पर हम लोगों ने वो करी है, हमने बहुत सारी शहादतें दी हैं, हमारे बहुत सारे कांग्रेस के सदस्यों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादतें हुई हैं, उसके बाद ये पार्टी खड़ी हुई है, हमने देश को आजादी दिलाई है और हमें इस बात पर पूरा गर्व है। हमने गोधरा, पुलवामा ऐसे चीजों के बाद उनकी दुहाई देकर वोट मांगकर सत्ता प्राप्त नहीं की है, और इस बात के लिए हम हमारी पार्टी पर पूरी तरह गर्व करते हैं कि हमने खुद की शहादतें दी हैं, दूसरे सैनिकों की और महान लोगों की शहादतों को के आधार पर उनके नाम पर महत्वपूर्ण बात इस अधिवेशन में ये भी निकल के आई हिमानी जी। दूसरी आप ये जो बात कर रहे थे कि ये शहादत लोगों को, तो एल के आडवाणी इन्हीं की पार्टी के नेता हैं जिनको सिर्फ यूज एंड थ्रो का काम किया। यूज एंड थ्रो वाला ये जो लाइन थी, इनकी बात का जवाब दे दूं। ईवीएम का मुद्दा भी बहुत गूंजा है यहाँ पर पूरे अधिवेशन में, और कांग्रेस नेताओं ने एक राय में कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं करवाने चाहिए, बैलेट पेपर से करवाने चाहिए। डॉक्टर राजेश जौहरी जी। देखिए, ईवीएम का जहां तक बात है, एक सबसे पहले एक छोटी सी बात रही थी कि 100 साल हो चुके हैं इस साल जब गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी तरीके से अगर कांग्रेस भाजपा का ये गढ़ तोड़ पाती है गुजरात में, तो उसका असर पूरे देश में होगा, ये तो एक बात है। दूसरी बात, ईवीएम की जो जहां तक बात है, वो कांग्रेस को अब उस बात में इसलिए नहीं बोलना चाहिए किसी भी विपक्ष के लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े हाई लेवल की टीम बनाई थी, उसमें आप कुछ साबित नहीं कर पाए। और देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपने देश में कुछ भी नहीं है, बार बार ईवीएम बोल के लोगों के मन में संशय नहीं डालना चाहिए। बार बार बांग्लादेश वाली स्थिति यहाँ भी पैदा हो जाएगी नहीं तो कि ईवीएम से गलत तरीके से चुनाव जीते गए हैं। आपको जब मौका मिला था तब आपको वहां साबित कर देना था। आपने डमी मशीन लेके दिग्विजय सिंह जी भोपाल में दिखा रहे पत्रकारों को, उससे नहीं होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल की कमेटी बनाई, एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे उसमें, उनके सामने आप दिखा देते, क्या चला जाता आपका। लेकिन ईवीएम की बात करना ठीक नहीं है बार बार। और कांग्रेस को एक लाइन में बात करें डॉक्टर राजेश जौहरी, तो इस अधिवेशन से कांग्रेस को वास्तव में फायदा होगा, देश भर में कुछ नए स्वरूप में आएगी, गुजरात से संदेश देने में सफल हुई। देखिए, कुछ तो फायदा होगा क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सबने विचारों का आदान प्रदान किया है, बहुत समय बाद इस तरह का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ है, तो कुछ फायदा तो होगा। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया हिमानी जी, बहुत शुक्रिया वाणी जी, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी। तो देखिए, इस महाधिवेशन के बाद कांग्रेस कितनी मजबूती से जमीनी स्तर पर दिखाई देगी, और राहुल गांधी का जो विजन है या जो मिशन है गुजरात फतेह करने का और तमाम सारे स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनाने का, वो कहां तक कारगर कर पाते हैं, और उसमें जो महाधिवेशन में पहुंचे बड़े नेता वो कितना सपोर्ट करते हैं, और जमीनी स्तर पर जो गुटबाजी है, जो खेमेबाजी है, वो दूर हो पाती है या नहीं, सब देखेंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।